बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ क्लास ऑफ प्रीमियम फोकस लेक्चर सीरीज। सर हम एमएफए में लास्ट क्लास तक कवर कर चुके थे कि किसी भी कंपनी की अगर आपको शेयर्स की फेयर वैल्यू मालूम करनी है, मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, आपने सिंपली उसके डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है जी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। फिर हमने देखा था कि सर जो डिविडेंड पे करने का पैटर्न होता है उसमें हमने सबसे पहली चीज देखी थी, व्हाट इफ के कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड पे करे। और कांस्टेंट डिविडेंड कब पे कर सकती है कंपनी? जब कंपनी जो कुछ कमाती है 100% प्रॉफिट उठा के बांट देती है, तो हम कहेंगे जनाब ये कंपनी साल हर साल बेसिस के ऊपर कांस्टेंट प्रॉफिट कमाएगी, क्योंकि उसके एसेट्स कांस्टेंट रहेंगे। और जो प्रॉफिट कमाएगी वो उठा के शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो उसके एसेट्स लगातार कांस्टेंट रहेंगे, लगातार उसका प्रॉफिट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, और लगातार उसके डिविडेंड्स कांस्टेंट रहेंगे, और सर उसी से हम मार्केट वैल्यू निकाल लिया करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि सर एक कंपनी का प्रॉफिट बराबर होता है सर किस चीज के? बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, या जिसको इक्विटी आप कहते हो, मल्टीप्लाई बाय सर ROE। ठीक है जी, रिटर्न ऑन इक्विटी की परसेंटेज को अगर मैं बुक वैल्यू पे मल्टीप्लाई कर दूं नेट एसेट्स की इक्विटी की बुक वैल्यू पे, तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। सर यही प्रॉफिट हमारे पास पूरा पूरा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाता है किसके? डिविडेंड के। ठीक है जी, और कंपनी की प्राइस मालूम करने के लिए पी नॉट कहते हैं। प्राइस नॉट का मतलब है अभी क्या प्राइस चल रही है, ये बराबर है सर डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये परपेचुइटी का फंक्शन है जो हमने लास्ट क्लास तक इस्तेमाल किया था। ठीक है जी, सर हमने कुछ कुछ सवालात की प्रैक्टिस की थी इस पे, और एक आध सवाल हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम मूव होते हैं सर डिविडेंड के दूसरे मॉडल्स की तरफ। आए जरा जनाब। चलिए जी, हमारे सामने क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं जनाब एक कंपनी है मंगोल लिमिटेड के नाम से। ठीक है जी, इस मंगोल लिमिटेड की आपको प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब बताया हुआ, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और इंटरेस्ट है। इससे आप आराम से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में वो आपको कह रहा है कंपनी के टोटल एसेट्स साल के एंड पे इतने, वर्किंग कैपिटल इतना पड़ा हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स इतने, लॉन्ग टर्म डेट इतना है, प्राइस टू बुक रेशियो फॉर इक्विटी इज 1.3। ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम करें KE अगर कंपनी की सारी अर्निंग्स डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि सर हमने तो फंक्शन ये पढ़ा है कि पी नॉट बराबर है सर डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE। तो सर अगर मुझे तो KE मालूम करना है, तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि KE बराबर है डिविडेंड डिवाइडेड बाय पी नॉट। तो हमें एक तो कंपनी की शेयर की मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है जी, और हमें डिविडेंड पता होना चाहिए। सर यहाँ चूंकि पर शेयर कुछ भी नहीं दिया हुआ, सारा टोटल टोटल दिया हुआ है, तो हम टोटल की बेसिस पे चलेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं सर, कंपनी का प्रॉफिट कितना है? क्योंकि ये कंपनी अपनी 100% अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है जी, इसमें मेरे पास सबसे पहले क्या है सर? सेल्स है 4 मिलियन, 18 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अठारह लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है सर। मेरे पास जीबी बचता है इसके अंदर कोई 2.2 मिलियन के करीब। फिर सर मेरे पास दो एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग 3 लाख और इंटरेस्ट 4,90,000। 3 लाख ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और मेरे पास सर इंटरेस्ट एक्सपेंस ये जनाब 4,90,000। ठीक है जी, अगर मैं इनको नेट करता हूं, तो सर मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 22 लाख माइनस 3 लाख माइनस 4,90,000। 4,90, 4,60 है, 4,96 इनफैक्ट। यह आता है मेरे पास सर, प्रॉफिट आता है 1,404,000। यह आ गया सर मेरे पास कंपनी का प्रॉफिट, और इस ऊपर की स्टेटमेंट के हिसाब से ये प्रॉफिट 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिविडेंड के तौर पे। तो डिविडेंड तो मेरे पास आ गया कि मालूम करने के लिए पहली चीज। अब दूसरी चीज जो मालूम करनी है वो कंपनी की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है जी, और कंपनी की मार्केट वैल्यू मालूम करना बहुत आसान है। हमने एक चीज बचपन में पढ़ी थी 1822 में, कि कंपनी के जब फिक्स्ड एसेट्स को आप ऐड कर देते हो सर वर्किंग कैपिटल में, तो ये बराबर आ जाता है सर कैपिटल
एम्प्लॉयड के। याद आ रहा है? याद आ रहा है मेरे बच्चों? हमने ये पढ़ा था, मैं दोबारा डिराइव भी कर देता हूं आपके सामने, कि कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स प्लस कंपनी के करंट एसेट्स ये बराबर है टोटल एसेट्स के। टोटल एसेट्स बराबर होता है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटीज। अगर ये करंट लायबिलिटीज उठा के मैं यहां ले आऊं तो सर मेरे पास यही इक्वेशन बन जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास इक्वेशन के इस साइड पे बचा हुआ है वर्किंग, इस साइड पे बचा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी को। और दूसरी तरफ सर मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स प्लस इस पर्टिकुलर टर्म को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हमने एक चीज सर सीख ली है कि जब भी मैं फिक्स्ड एसेट्स को वर्किंग कैपिटल में ऐड करता हूं, ये बराबर हो जाता है किसके सर? लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी के, जिसको आप उर्दू जुबान में कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हो। अब बताएं सर, मेरे पास यहां पर इस सवाल में 6 मिलियन रुपए का वर्किंग कैपिटल है, 8 मिलियन का मेरे पास फिक्स्ड एसेट है सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट मिला के, सॉरी लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है मेरे पास सर 14 मिलियन का। इस 14 मिलियन में से मैं लॉन्ग टर्म डेट हटा देता हूं, 5 मिलियन आ रहा है। 5 मिलियन का तो सर मेरे पास 9 मिलियन रुपए, 9 मिलियन रुपए सर मेरे पास बच जाते हैं। ये 9 मिलियन किस लिए मेरे बच्चों? ये 9 मिलियन है मेरे पास बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब वो कह रहे हैं भैया बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी को आप मल्टीप्लाई कर दें 1.3 से, क्योंकि हमारे पास प्राइस टू बुक रेशियो 1.3 है। तो मैंने किया ये कि सर मार्केट वैल्यू ऑफ द इंटायर कंपनी मालूम करने के लिए मैंने बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी लेनी है और इसको मल्टीप्लाई कर देना प्राइस टू बुक रेशियो से। अब बताएं मेरे पास बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है कितनी? सर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी मेरे पास है 9 मिलियन, मेरी निकाली हुई है सर। तो मार्केट वैल्यू बराबर है इक्विटी के मार्केट वैल्यू निकालने के लिए 9 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1.3, ये आता है सर मेरे पास 11.7 मिलियन। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज इक्विटी इज 11.7 मिलियन। अब मैं आराम से के निकाल सकता हूं। के बराबर है सर मेरे पास डिविडेंड 1404,000 डिवाइडेड बाय 11.7 मिलियन, ये आता है सर मेरे पास एग्जैक्ट 12%, एग्जैक्ट 12% मेरे पास आता है सर। ठीक है जी, देख लेंगे सर। एक अच्छा सवाल था, इसमें जो है वो छोटी बहुत चीज़ें थी, वर्कआउट करना था चीज़ों को, तो देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया पे मूव करते हैं सर। व्हाट इफ के एक कंपनी अपना सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करे। जब एक कंपनी अपना सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है तो उससे होता ही है कि उसके नेट एसेट्स ग्रो करना शुरू करते हैं। उसके नेट एसेट्स ग्रो करना शुरू करते हैं तो वो अगली दफ़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, और मज़ीद उसके नेट एसेट्स ग्रो करते हैं, वो रिटेन करता है, उसके मज़ीद जो है वो प्रॉफिट्स में इजाफा होता है। तो सर अगर एक कंपनी अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा रिटेन करे, दूसरा हिस्सा बांट दे, तो सर फिर वो ऑर्गेनिकली ग्रो करना शुरू करती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि सर सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स उसके जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो रिटेन किया हुआ पैसा बिजनेस में लगाता है, उससे और प्रॉफिट्स आते हैं, उससे और प्रॉफिट्स आते हैं। तो अगर एक कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, पूरा का पूरा रिटेन करती है, तो सर उसकी मार्केट वैल्यू और उसके डिविडेंड्स और उसके प्रॉफिट्स बाय द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते रहते हैं। आए जरा एक छोटी सी इलस्ट्रेशन हम देखते हैं कि एक कंपनी के प्रॉफिट रिटेन करने से क्या इंपैक्ट पड़ता है। और एक ऐसी कंपनी जो अपना 100% प्रॉफिट नहीं बांटती, उसके डिविडेंड्स कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, तो सर उसकी मार्केट वैल्यू, शेयर्स की मार्केट वैल्यू कैसे मालूम करते हैं? आए जरा एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं जनाब। सर मेरे पास अज्यूम करें एक कंपनी का डाटा है इस तरह कि सर उस कंपनी ने बिजनेस शुरू किया
उसके पास ओपनिंग कैपिटल था 1,000 रुपए का, ठीक है जी। जिस सेक्टर में ये कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया उस सेक्टर से हमें रिटर्न ऑन इक्विटी मिली 20%। ये हो गए जी कितने, 200। अब कंपनी ने ये सोचा कि भाई आमतौर पे मैं पहले हमने एग्जांपल ये देखी थी कि कंपनी अपना इंटायर प्रॉफिट उठा के बांट देती थी। अब इसने सोचा नहीं भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं अपना 100% प्रॉफिट नहीं बांटूंगा, मैं प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ रिटेन करूंगा, मैं 60% प्रॉफिट बांटूंगा, बाकी रिटेन कर लूं। तो जो 60% डिविडेंड बनता है वो 200 का 60% की मैं बात कर रहा हूं। ये बनता है सर मेरे पास 120 रुपए। सर मेरे पास मेरे नेट एसेट्स बच जाते हैं 1,000 प्लस 200 माइनस 120, ये बचता है मेरे पास सर 1,080। ओपनिंग में नेट एसेट्स मेरे पास 1,000 के थे, सर मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल बच गया 1,080, ठीक है जी। कैपिटल कह लें, नेट एसेट्स कह लें। अब इसका मतलब अगली दफा जब मैं दूसरे साल में सर बिजनेस करना शुरू करूंगा ना, तो मेरे पास जो एसेट्स हैं वो बड़े हैं, पिछली दफा से ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न ऑन इक्विटी इस पे मुझे अगर 20% मिलेगी तो इसका मतलब है मैं पिछली दफा ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, 216 रुपए। इसी 216 का अब मैं 60% हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, दैट इज 129.6। सेफली इसको मैं 130 कर देता हूं। सर फिर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा 1,080 प्लस 216 माइनस 130। ये बचा था जी 1166। तो 2 साल बाद जहां मैंने कैपिटल 1,000 से शुरू किया था, 2 साल बाद वो कैपिटल ग्रो करते हुए 1166 पे पहुंच चुका है। सर इसी तरह मैं ईयर 3 पे जाता हूं। अब मैं सर 1,166 रुपए लेके प्रवेश कर रहा हूं इंडस्ट्री में। इस पे 20% में कमाऊंगा 233, और इसी 233 का 60% यानी कि 140 रुपीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा डिविडेंड के तौर पे। और सर मेरा कैपिटल 1166 प्लस 233 माइनस 140, ये आ जाएगा सर 1259। इसी तरह मैं सर प्रवेश करूंगा चौथे साल। सर मेरे पास चौथे साल के स्टार्ट पे कैपिटल आ रहा है कोई 1259। सर मैं 20% कमाऊंगा इसके ऊपर, सर 252 रुपए। इसी 252 रुपए का मैं 60% डिविडेंड के तौर पे दे दूंगा 151। तो मेरे पास सर जो बैलेंसिंग फिगर बचती है एंड में 1259 प्लस 252, ये आ रहा है मेरे पास 1360। एक और साल भी इंक्लूड कर दो क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में कुछ हमने फिर फॉर्मूलाज निकालने हैं, उसके लिए हमें आसानी हो जाएगी। 5 साल ये बिजनेस चलाता है सर, 1360 से स्टार्ट लेता है। सर इसमें प्रॉफिट ऐड करता हूं मैं 20% का 272, और इसी 272 का 60% मेरे पास आ रहा है 163। सर मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है 1360 प्लस 272 माइनस 163, ये आ रहा है सर मेरे पास 1469। ऐसा सर अगर अब इस डाटा पे मैं नजर डालूं ना, तो मेरे जो डिविडेंड्स हैं, डिविडेंड्स वो 120 से बढ़ते 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 सर कुछ सालों में 163 पे जा चुके, ठीक है जी। तो क्या मेरे डिविडेंड्स कांस्टेंट है? नहीं सर। अगर मेरे डिविडेंड कांस्टेंट नहीं है तो सर मेरे पास मार्केट वैल्यू मालूम करने का ये वाला तरीका जो परपेचुइटी में डिविडेंड को कांस्टेंट कंसिडर करता था, ये हो जाता है बेकार, ये हो जाता है बेकार, ये नहीं चल सकता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा सर? अब मुझे यूज करना पड़ेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फंक्शन। एक चीज देखिए दिमाग में रखिएगा, जो फंक्शन अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, इसकी डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फंक्शन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज होती है एक ग्रोइंग एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। एक फंक्शन है, बस ध्यान में रखना है आपने। वो फंक्शन ये है कि प्राइस इक्वल्स टू पी नॉट इक्वल्स टू डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट, जिस रेट से डिविडेंड ग्रो हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय के ई माइनस ग्रोथ रेट। अगर अगर ये ग्रोथ रेट जीरो, शेयर कंपनी के डिविडेंड्स ग्रो नहीं होते, जीरो होता ही,
अगर ये जीरो होता तो दिस फॉर्मूला वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू दिस नंबर, ठीक है जी, ऐसे ही आ जाता। ये सर जो फंक्शन आपने देखा ना, ये वाला, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फंक्शन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करता ये है कि सर एक एन्युटी है जो कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल होता है सर, ठीक है जी। अब सर सीधी बात है, मुझे डिविडेंड तो पता है कि मैं इस वक्त ईयर 5 के एंड पे मौजूद हूं और ये मेरा पास्ट है। ये जो पीछे आपने सारी चीजें देखी ना, ये हमारी हिस्ट्री है, पास्ट है हमारा, ये हमारा पास्ट है, ठीक है जी। हम इस वक्त मौजूद है ईयर 5 के एंड पे। तो जो मैंने आखिरी डिविडेंड दिया वो 163 रुपीज का दिया है। तो डिविडेंड तो मुझे पता है, के मैं अज्यूम कर लेता हूं, के हमारे पास सर 15% है, ये मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है जी। अब एक चीज मिसिंग है, वो क्या? ग्रोथ रेट, के मेरे डिविडेंड्स किस रेट से ग्रो करते हैं। अच्छा ये हम मालूम कर लेते हैं सर। सर 200 रुपए का डिविडेंड दिया था मैंने पहले साल के एंड पे, अगले साल ये हो गया जनाब 130, ग्रो हो गया डिविडेंड एक दफा, फिर एक और दफा डिविडेंड ग्रो हुआ तो 130 से 140 पे चला गया, फिर एक और दफा ग्रो हुआ तो 140 से 150 पे, 51 पे चला गया, और फिर एक और दफा ग्रो हुआ, 4 दफा ये डिविडेंड ग्रो हुआ, 4 दफा, और 120 से ये बढ़ते 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 163 पे चला गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो क्या रेट है जो 120 रुपए के डिविडेंड को पता नहीं किस रेट से ग्रो करवा रहे हैं, 4 सालों तक ये ग्रो होते होते 163 पे चला गया। ये सर मेरे पास एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। वो क्या रेट है जिसने 120 रुपए के डिविडेंड को ओवर दी 5 ईयर पीरियड, यानी 4 इयर्स का ग्रोथ, ठीक है जी। क्योंकि पहला डिविडेंड पहले साल के एंड पे, पहले साल के स्टार्ट पे नहीं है, पहले साल का एंड, दूसरे साल का एंड 1 साल हो गया, तीसरे साल का एंड दूसरा साल हो गया, चौथे साल का एंड तीसरा साल हो गया, और 5वें साल का एंड 4 सालों का डिफरेंस हो गया। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि वो रेट 120 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट की पावर 4 सर इक्वल्स टू 130, तो मैं यहाँ से 120 काट रहा हूँ, 163 डिवाइडेड बाय 120, और अगर इसमें से ग्रोथ रेट निकालने जाओ तो लगभग 8% का ग्रोथ रेट आता है। इसका मतलब है मेरी कंपनी की शेयर प्राइस, सॉरी मेरी कंपनी का डिविडेंड कंटिन्यूअसली पिछले 4 सालों में एवरेज बेसिस पे 8% ग्रो करता रहा है, और मेरा अंदाजा है कि यही ग्रोथ फ्यूचर में भी चलेगी। अब बताएं सर, मुझे ग्रोथ रेट पता चल गई जो मैंने डिविडेंड की हिस्ट्री से निकाला कि ओवर द पीरियड डिविडेंड किस रेट से ग्रो हुआ है। अब मैं कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू मालूम करने जा सकता हूं। पी नॉट, आखिरी डिविडेंड उठाओ जो अभी तुमने दिया 163, 1 प्लस ग्रोथ रेट जी 8%। सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सर ये नहीं लिखी हुई है, कितनी जी? 15%, ये आपको एग्जाम में गिवन होगा, माइनस 8%। अब बताएं सर मेरे पास कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू क्या आ रही? 163 1.08 डिवाइडेड बाय 15% माइनस 8%, ये आता है सर मेरे पास 2513। सर पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू है 2513, ठीक है जी, 2513। हमने आखिरी साल के डिविडेंड को उठा के फोकस किया और हमने कहा जनाब ये डिविडेंड आगे के सालों में भी 8% से ग्रो करता रहेगा। तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक ऐसी एन्युटी जो कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, सर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमने ये फंक्शन इस्तेमाल किया, और हमें पता चला कि एक शेयर, या एक शेयर की तो हिसाब से नहीं है, पूरी की पूरी कंपनी की मार्केट वर्थ है 2513। पक्का जी? तो आइंदा के बाद सर हमें एग्जाम में अगर डाटा दिया हो, डिविडेंड की हिस्ट्री दी हो, तो हमने उस हिस्ट्री से ग्रोथ रेट निकाल लेना है, क्योंकि हमारा डिविडेंड कांस्टेंट नहीं है। ग्रोथ रेट निकालने के बाद फिर मैंने ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है, और कंपनी के एक शेयर की या इंटायर कंपनी की मार्केट वैल्यू मालूम की जा सकती है। पक्का जी? आए जरा इस पे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों। चलें जी, एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख रहे हैं जनाब। हमारे पास एक डिविडेंड की हिस्ट्री दी हुई है। 2016 में एक कंपनी ने 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया, और वो ग्रो करते 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 26.20 पैसे पर शेयर पे आ गया। 25% इसका यही है। एग्जामिनर आपसे ये चाह रहे हैं कि जी आप इसको मार्केट वैल्यू पर शेयर निकाल के दें। हम इस वक्त मौजूद हैं 20 के एंड पे, 2020 के एंड पे, 31 दिसंबर 2020 पे हम मौजूद हैं इस वक्त, ठीक है। सबसे पहले तो एक काम करें, जरा मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का फंक्शन देख लें। सर हमारे सामने क्या है फंक्शन? हमारे सामने ये मेरे बच्चों कि पी नॉट बराबर है डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के माइनस जी। अच्छा, ये फंक्शन मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है
कि कंपनी के डिविडेंड्स कांस्टेंट नहीं है, ग्रो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब बताएं अगर मैं सब मार्केट वैल्यू मालूम करने जाऊं शेयर की, तो मुझे सबसे पहले ग्रोथ रेट मालूम करना है। यहां मैं ग्रोथ रेट कोने में मालूम कर लेता हूं। ग्रोथ रेट मैं मालूम करूंगा डिविडेंड की हिस्ट्री से, ठीक है जी। मेरी डिविडेंड की अमाउंट थी 20 रुपए पर शेयर। ये ग्रो करता हुआ पता नहीं किस रेट से ग्रो करता रहा, कितने साल। सर पहली ग्रोथ इस पे यहां आई, दूसरी ग्रोथ, तीसरी ग्रोथ और चौथी ग्रोथ। सर 4 सालों में ये 20 रुपए की डिविडेंड की अमाउंट ग्रो करते करते 26.2 पे पहुंच गई। तो वो क्या ग्रोथ रेट था जिसने 4 सालों में 20 रुपए के डिविडेंड को 26 रुपए 20 पैसे तक पहुंचा दिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो सर मेरे पास ग्रोथ रेट इसके अंदर रिपोर्ट होगा सर 26.2 डिवाइडेड बाय 20 रेज टू द पावर 1/4 -1। ये आता सर मेरे पास अराउंड 6.983। मैं इसको सेफली 7% कह देता हूं ऐसा। अब एक चीज नोट कर लें कि एक शॉर्टकट भी सीख लें। ये जो फंक्शन है, ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि ग्रोथ रेट बराबर है, गौर से लिखना, ग्रोथ रेट बराबर है किसके, लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट डिविडेंड, ठीक है जी, ठीक है जी, लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट डिविडेंड। सर यहां आ जाएगा हमारे पास n, ठीक है जी। और ये सारा काम करने के बाद छजे में से -1 बाहर बाहर, ठीक है जी। तो अगर यहां इसको आप अप्लाई करें ना, आप इसको अप्लाई करें कि जी ग्रोथ रेट बराबर है किसके, ग्रोथ रेट बराबर है जी 26.2 विच इज द लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट डिविडेंड, ठीक है जी, -1। ये ग्रोथ रेट एग्जैक्ट आपके पास 6.983 समथिंग यानी 7% के करीब रिपोर्ट हो जाएगा। पक्का जी। राजून ओ भाई, ठीक है जी, ये आ गया सर 7%। पक्का जी। अब बताएं अगर ग्रोथ रेट आ चुका है तो सर मुझे प्राइस मालूम करने के लिए अब से फंक्शन अप्लाई करना है। पी नॉट बराबर है डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के माइनस जी। अब बताएं सर मेरे पास पी नॉट बराबर है डिविडेंड कितना जी पर शेयर, आखिरी डिविडेंड 26.20 मेरे पास आखिरी डिविडेंड है जो मैंने पे किया सर, 26 रुपए 20 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट कितना जी 7% लगभग, डिवाइडेड बाय के जी, के कितना सर मेरे पास, के है मेरे पास 25% -7%। ऐसा सर इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला 0.25 minus 0.07, sir, we will get a market value of 156 rupees per share, almost 156 rupees per share. It means that this company is giving a dividend of 26.2 rupees, ठीक है जी, per share. And considering the growth rate that we have calculated through dividend history and cost of equity, सर ये देखते हुए हमें नजर आ रहा है कि जी इस कंपनी की शेयर की प्राइस इज 156। ऐसा कर लेंगे जनाब, सीधा सवाल था और इसी तरह का पैटर्न पे सवाल जो है पास पेपर में आए हुए हैं, ठीक, इसी पैटर्न के ऊपर। बड़े जनाब कुछ सवाल और देखिए हम एक स्टेप आगे जाके। चलिए जी एक और सवाल हमारे सामने, आप इस वीडियो को पॉज करें यहाँ पर और सुकून से पहले सवाल को सॉल्व करें और फिर दोबारा आए इस वीडियो को देखें कि जी आपने कहाँ गलती की या आपने बिल्कुल सही किया। अगेन सर हमारे पास जुनैद एंड कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री है और 2016 से लेकर 20 तक की हिस्ट्री है। 17 रुपए पर शेयर के डिविडेंड से 24 रुपए पर शेयर तक पहुंच गया, ठीक है जी, ऑलमोस्ट कोई 7 रुपए पर शेयर डिविडेंड इंक्रीज हुआ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी 19.464% है। मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालने को कहा है, ठीक है जी, बड़ा आसान हिसाब किताब है। मैं सबसे पहले स्टेप 1 ग्रोथ रेट निकाल रहा हूं सर। इसका ग्रोथ रेट बराबर है सर मेरे पास 24 रुपए का नया डिविडेंड डिवाइडेड बाय 17 रुपए का डिविडेंड, ठीक है जी, रेज टू द पावर 1/4 -1, ठीक है जी। यहाँ मेरे पास ग्रोथ रेट आएगा जनाब 24 डिवाइडेड बाय 17 रेज टू द पावर 0.25 -1। ये एग्जैक्ट मेरे पास सर 9% की ग्रोथ रेट आती है सर, ठीक है जी।
अगेन एक बंदा कंफ्यूज हो गया होगा, सर ये आपने कौन सा फॉर्मूला लिख दिया। प्यारे भाई ये वही फॉर्मूला है जो आपको ऐसे नजर आ रहा था कि वो क्या रेट है जो 17 रुपए के डिविडेंड को 4 सालों तक ग्रो करा के 24 रुपए पे पहुंचा देता है। ये उसी का डेरिवेशन है, ये उसी का डेरिवेशन है। ठीक है जी। अच्छा जी, ग्रोथ रेट निकाला है सर। ग्रोथ रेट से हम अब क्या करेंगे जनाब, आराम से अब मार्केट वैल्यू हम निकाल सकते हैं सर। वी नो कि हमारे पास प्राइस का जो फंक्शन है वो है डिविडेंड इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के ई माइनस ग्रोथ रेट, ऐसा। आप बताएं सर, मेरे पास प्राइस मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि डिविडेंड मेरे पास जो लेटेस्ट आया है वो 24 रुपए पर शेयर का है। 1 प्लस ग्रोथ रेट मेरे पास 9% की ग्रोथ है, डिवाइडेड बाय के मेरे पास सर स्ट्रेंजली 19.464% है। और इसमें से अगर मैं ग्रोथ रेट माइनस करूं तो 24 इंटू 1.09 डिवाइडेड बाय 0.19464 माइनस 0.09। ठीक है जी सर, ये मेरे पास आता है एग्जैक्ट 250 रुपए पर शेयर। एक जबरदस्त मैजिकल फिगर आपके सामने नजर आ जाएगी, 250 रुपए पर शेयर, ऐसा। पक्का जी, देख लेंगे इसको दोस्त। सर एक और सवाल हमने ग्राउंड कर दिया। चलिए जी, कुछ और सवाल हम देखते हैं जनाब। सर मेरे पास अगेन एक क्वेश्चन है जिसमें डाटा बड़ा कंसाइज दिया हुआ है और डिविडेंड की हिस्ट्री भी बड़ी कंसाइज दी हुई है। ये कह रहे जी फॉलोइंग डाटा परटेन्स टू उस्मान लिमिटेड। ठीक है जी, और हमारे पास सर डिविडेंड 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले नंबर दे दिया उसने, 5 साल पहले। 5 साल पहले का मतलब है 5 साल। ठीक है जी, इसको 4 नहीं कर देना कहीं। सर 4 रुपए का डिविडेंड था और अब 5 रुपए, अब 5.15 का जो है वो एक वो हो चुका है। अच्छा, इससे मार्केट वैल्यू भी आपको बता दी कि जी ये हमारी मार्केट वैल्यू है। डन। मांगा क्या आपसे, के ही मांगा है। सही, सबसे पहले तो एक काम करें, जरा ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर लें। भाई ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। सर ग्रोथ रेट वो क्या क्या रेट है जिससे 4 रुपए के डिविडेंड को 5 साल ग्रो करा के, 5 साल ग्रो करा के, 4 नहीं मनुष्यों, 4 नहीं, 5 साल ग्रो करा के बना दिया 5.1051। ठीक है जी, इसको जरा अगर मैं साफ सुथरा करके लिख दूं तो जी इक्वल्स टू 5.1051 डिवाइडेड बाय 4, ये रीअरेंज कर रहा हूं मैं फंक्शन को। ठीक है जी, रेस टू द पावर सर 1/5। ठीक है जी, -1। अब अगर मैं इसको वर्कआउट करूं 5.1051 डिवाइडेड बाय 4 रेस टू द पावर 0.2 -1, ये आता है सर मेरे पास एग्जैक्ट 5% की ग्रोथ रेट ऑफ 5%, ऐसा। ये आगे जनाब, इस ग्रोथ रेट को अब मैं यूज करूंगा के ई निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। अच्छा देखो, एक चीज याद रखो, अगर एग्जामिनर आपको डाटा देता है ना और लिख के देता है कि जी 5 साल में डिविडेंड इतना ग्रो हुआ है, तो उसका वाकई मतलब 5 साल है। ऊपर वाले डाटा में आपने जब देखा ना 2016, तो 2016 का एंड है, ये 2016 का एंड है। पहला साल यहां आता है, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, तो 4 साल होगा, ऐसा। तो दिमाग में रखिएगा, जब एग्जामिनर कह रहे हैं 5 साल ना, तो वाकई 1 2 3 4 5 करके वो बता रहे हैं। अब आपको उसके साथ कोई उंगली करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये हमने निकाल लिया सर ग्रोथ रेट। पक्का जी। अब बताएं, ग्रोथ रेट निकालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक स्टेप और आगे जा रहा हूं और अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं कि, अच्छा देखिए मेरे पास दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है सर मेरे पास प्राइस इक्वल्स टू डिविडेंड इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के माइनस ग्रोथ रेट। इसी से आप के मालूम कर सकते हैं, यहां पे सारी चीज रख दें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसी फंक्शन को अगर मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं, के के लिए डिफाइन कर दूं, के के लिए, तो के बराबर है डिविडेंड इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस ग्रोथ रेट। ये इसी ऊपर वाले फंक्शन को के लिए डिफाइन किया गया है। तो यार आप नीचे वाला फंक्शन भी दिमाग में रख लो, ये तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब पता जी, अगर मैं के निकालने जाऊं, के बराबर है डिविडेंड कितना भैया, 5.1051 1 प्लस ग्रोथ रेट
ग्रोथ रेट भैया 5%, डिवाइडेड बाय प्राइस कितनी है भैया एक शेयर की 48.73 प्लस 5%। तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया के यहाँ क्या वर्कआउट हो रही है, तो 5.1051 मल्टीप्लाई बाय 1.05 डिवाइडेड बाय 48.73 प्लस 5%। सर ये मेरे पास एग्जैक्ट के रिपोर्ट होता है 16%। एग्जैक्ट मेरे पास कितना जी 16%। पक्का जी। देख लेंगे मेरे बच्चों इस सवाल को भी, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये एक और छोटा सा क्वेश्चन था, हमने ग्राउंड कर दिया, हम कॉन्सेप्ट जमा करते जा रहे हैं। ठीक है जी, छोटे छोटे क्वेश्चंस काफी सारे हो गए सर, कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं, अल्लाह का नाम लेके आए। चलिए जी एक छोटा सा क्वेश्चन हम और देखते हैं जनाब। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कंपनी की डिविडेंड पे करने की हिस्ट्री सिर्फ 2 साल की है। यानी पहले साल उसने इनॉग्रेट होने के बाद 50 रुपए का डिविडेंड दिया पर शेयर, अगले साल 53 रुपए का डिविडेंड दिया बस। और कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू चल रही है 432.154। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाने का ऑब्जेक्टिव ये कि इस फंक्शन पे आपका हाथ साफ हो जाए बस। आगे हमने इस फंक्शन को यूज करना है बड़े सवालों में, ठीक है। अब बताइए अगर मैं सवाल को सॉल्व करने जाऊं सर, तो सबसे पहले ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा। ग्रोथ रेट के लिए डाटा बड़ा आसान है सर। अब जब 2 सालों के डाटा हो, आप वही वही फंक्शन यूज कर सकते हैं सर ग्रोथ रेट का, कि वो क्या रेट है जिसने 50 रुपए के डिविडेंड को एक साल में ही 53 बना दिया। आप इसको वर्कआउट करेंगे तो ये आ जाएगा 6%। ठीक है जी, 6% की ग्रोथ रेट आ गई सीधी सीधी। अच्छा जी, फिर ग्रोथ रेट के बाद हम मालूम करने जा रहे हैं के ई। ठीक है जी, के ई के लिए फंक्शन हमने रीडिफाइन कर दिया था, हमें वो फंक्शन आता है सर कि के ई बराबर है लेटेस्ट डिविडेंड प्लस 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस ग्रोथ रेट। अब बताएं सर मेरे पास डिविडेंड है कितना। सर मेरे पास डिविडेंड जो लेटेस्ट मुझे रिसीव हो रहा है वो 53 रुपीज का है। 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय 432.154 प्लस 6%। सर अगर इसको मैं वर्कआउट करूं तो 53 1.06 डिवाइडेड बाय 432.154 प्लस 0.06, ये मेरे पास एग्जैक्ट आता है सर 19% के करीब। तो के ई मेरे पास है सर 19%। पक्का जी। देख लेंगे सर इसको, एक छोटा सा क्वेश्चन था, हमने सर इसको ग्राउंड कर दिया। आए देखते हैं जनाब हम कुछ जो है ना कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट्स देखना शुरू करते हैं इसी पर्टिकुलर एरिया में। बस हमने अभी तक इस एरिया में यही देखा है कि अगर डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा हो, फंक्शन हमने देखा, ये कब पॉसिबल होता है जब एक कंपनी एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी रखे कि अपने प्रॉफिट का X% बांटेगी, लेकिन सर कुछ प्रॉफिट रिटेन भी करेगी। तो जब प्रॉफिट रिटेन होना शुरू होता है तो प्रॉफिट्स ग्रो करना शुरू होते हैं और डिविडेंड्स ग्रो होना शुरू होते हैं। डिविडेंड ग्रो होना शुरू होते हैं तो फिर आप परपेचुइटी का फंक्शन लगा के मार्केट वैल्यू और के नहीं मालूम कर सकते। ठीक है जी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो आपके सामने रहा लिखा। ठीक है जी, देख लीजिएगा मेरे बच्चों, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम अल्लाह का नाम लेके। इस फंक्शन को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ग्रोथ रेट निकालने के फंक्शन को भी और साथ ही साथ मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के और के कैलकुलेट करने के फंक्शन को भी अच्छे तरीके से दिमाग में रखिएगा। ठीक है जी, क्योंकि आगे हमने अब इसी डेटा को लेके चलना है, इन्हीं केसेस को आगे लेके चलना है और एडवांस लेके जाना है। ठीक है जी, तो सर हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और अगली वीडियो में हम देखेंगे ग्रोथ कैलकुलेट करने के मजीद तरीके। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। चलो जी सर एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब। अब हम देखने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द ग्रोथ रेट। ठीक है जी, ग्रोथ रेट हमने अभी डिविडेंड की हिस्ट्री से कैलकुलेट करना सीखा, आए ज़रा ऑल्टरनेटिव तरीका भी सीखते हैं। मैं डाटा ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जो है वो कंसिस्टेंसी रहे। ये डाटा मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी और हम इसको ले जाते हैं नीचे। सर ये मेरे सामने एक डाटा है
और थोड़ी देर पहले हमने इसी डाटा को यूज़ किया था डिविडेंड की हिस्ट्री देख के ग्रोथ रेट निकालने के लिए। ठीक है जी, आए ज़रा सर इसी डाटा को यूज़ करते हैं और तरीकों से ग्रोथ रेट निकालने। ठीक है जी, देखें एक तो डिविडेंड की हिस्ट्री है, ग्रोथ रेट निकालने का तरीका हिस्ट्री ऑफ डिविडेंड। ठीक है जी, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ सर। मेथड 1 डिविडेंड हिस्ट्री। आपने किया ये मेरे बच्चों कि आपने डिविडेंड देखा कि मैंने डिविडेंड दिया कितना था जी, मैंने 120 रुपए का डिविडेंड दिया था और 4 साल बाद ये ग्रो करता करता पहुंच गया 163 पे। तो आपने सर यहाँ से ग्रोथ रेट डिवाइस किया, डिराइव किया, कैलकुलेट किया, मालूम किया, वो था 8%। ठीक है जी, एक तरीका तो ये हो गया। ये तरीका ही आपने पेपर में यूज करना है अगर आपके पास डिविडेंड की हिस्ट्री गिवन है और कोई तरीका एक्सेप्टेबल नहीं होगा एग्जामिनर की नजर में ग्रोथ रेट निकालने का। लेकिन अगर सर डिविडेंड की हिस्ट्री मौजूद नहीं है तो फिर सर आप गॉर्डन्स मॉडल यूज कर सकते हैं। देखिए गॉर्डन का मॉडल क्या है, वो क्या कहता था? गॉर्डन ये कहता है जी ग्रोथ रेट बराबर है G इक्वल्स टू बी इंटू आर। ठीक है जी, बी इंटू आर एक फंक्शन है ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का। आर क्या है सर इसके अंदर? आर है रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है जी, और बी क्या है जी? बी है हमारे पास रिटेंशन रेशो। सर गॉर्डन ये कहता था कि अगर आप अपने प्रॉफिट को रिटेन करेंगे तो अगली दफा ये प्रॉफिट भी आपके एसेट्स का पार्ट बन जाएगा और ये भी आपको आरओई कमा के देगा। तो आपके नेट एसेट्स, आपके डिविडेंड्स, आपके प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे इसी रेट से। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास सर जो प्रॉफिट मैं बांटता हूं, जो प्रॉफिट मैं कमाता हूं उसका 60% बांट देता हूं। तो इसका मतलब है मेरा रिटेंशन रेशियो है 40%। मेरा आरओई सर जिस इंडस्ट्री में मैं ऑपरेट करता हूं वो आरओई है सर कोई 20% के करीब। ऐसा तो अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई मेरे पास 20% इंटू 40% ये आता है सर एग्जैक्टली 8%। ये निकालने का भी एक तरीका है सर कि मैं रिटेंशन रेशियो जो कि मेरी पॉलिसी है, आरओई जिस इंडस्ट्री में मैं ऑपरेट करता हूं वहां से आरओई मिल जाता है मुझे। ठीक है जी, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 8% का ग्रोथ रेट आता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं कहता हूं जी जो मैं कमाता हूं उसमें से 40% में रोक लेता हूं, बांटता नहीं हूं, ये मेरे एसेट्स का पार्ट बन जाता है, अगली दफा बिजनेस में यूज होता है। तो सीधी सी बात है अगली दफा मैं 40% नेट एसेट ज्यादा के साथ बिजनेस में जाता हूं। जैसे यहां था सर, अगली दफा मैं ज्यादा एसेट्स के साथ गया सर। जब आप अगली दफा ज्यादा एसेट्स के साथ जा रहे हो तो ज्यादा एसेट्स पे भी आप रिटर्न कमाओगे। सीधी सी बात है सर, मैंने इस 80 रुपए पे भी रिटर्न कमाया तो मेरा प्रॉफिट 200 रुपए से बढ़ के 216 रुपए हो गया। तो इफेक्टिवली मेरी ग्रोथ हुई 8%। ऐसा तो अब सर गॉर्डन मॉडल भी आप यूज कर सकते हैं। गॉर्डन मॉडल यूज करने के लिए आपको कोई 1 साल का डाटा भी मिल जाए आप काम कर सकते हो। ठीक है जी, कोई 1 साल का डाटा मिल जाए। जैसे आपने सर ईयर 5 का डाटा उठाया, ये ओपनिंग कैपिटल है, ये प्रॉफिट है। तो आपने देखा जी ये प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल का कितने परसेंट है? तो आपको पता चला जी ये ओपनिंग कैपिटल का है जी 20%। तो इससे आपको आरओई मिल गया, आपको आरओई मिल गया। फिर आपने देखा जी जितना हमने प्रॉफिट कमाया है उसमें से बांटा कितना है? 163। रिटेन कितना किया सर? रिटेन कितना किया? रिटेन हमने किया सर 109। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 272। तो हमें पता चला जी 272 रुपए के प्रॉफिट में से अगर 109 रिटेन किया है तो ये बनता है 40%। आप आराम से इससे ग्रोथ रेट निकाल सकते हो। ऐसा आप आराम से इससे ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सर गॉर्डन्स मॉडल आपने यूज करना है जब आपके पास डिविडेंड की हिस्ट्री मौजूद ना हो। अगर आपके पास डिविडेंड की हिस्ट्री मौजूद हो और आप गॉर्डन्स मॉडल यूज करते हैं, ये टेक्निकली सही नहीं काउंट होगा। ठीक है जी, तो एग्जाम में हमेशा डिविडेंड की हिस्ट्री यूज करें। अनलेस के डिविडेंड की हिस्ट्री आपके पास ना हो तो फिर आप गॉर्डन्स मॉडल के ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज आप गॉर्डन्स मॉडल पे नहीं जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारे 2 तरीके हो गए सर ग्रोथ रेट निकालने के। तीसरा तरीका सर मेथड सी। ठीक है जी, मेथड सी को मैं कहता हूं जनाब हमारे पास गॉर्डन्स मॉडल का ही एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन ऑफ गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। ये क्या कहता है मेरे भाई?
ये कहता है जी, गॉर्डन भाई कहते थे कि ग्रोथ बराबर है बी इंटू आर। ठीक है जी, बी क्या है जी हमारे पास, बी है हमारा रिटेंशन रेशो। यानी प्रॉफिट का कितने परसेंट हिस्सा हम बांटते हैं, प्रॉफिट का कितने परसेंट हिस्सा हम बांटते हैं और कितने परसेंट हम रिटेन करते हैं, तो ये रिटेंशन वाला पार्ट है। आर क्या है सर हमारे पास, आर इज दी आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी। ऐसा, अब मेरे बच्चों जरा सा इस फंक्शन को हम खोलते हैं। रिटेंशन रेशियो क्या होता है, जो मैंने प्रॉफिट कमाया उसमें से मैंने डिविडेंड दे दिया, जो बाकी बच गया वो रिटेन प्रॉफिट है, जो बाकी बच गया वो रिटेन प्रॉफिट है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, प्रॉफिट से, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि प्रॉफिट का कितने परसेंट पोर्शन मैंने रिटेन किया है। ये फॉर्मूला है सर किसका, रिटेंशन रेशियो का, कि प्रॉफिट में से जो डिविडेंड दिया बट गया, जो रह गया वो रिटेन प्रॉफिट है। उसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, प्रॉफिट से। तो सर दिस इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट वी हैव रिटेन। डन। आरओई क्या है सर, आरओई है सर मेरे पास प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल। ऐसा ही ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे मैंने क्या प्रॉफिट बनाया, ये आरओई है। आरओई ओपनिंग कैपिटल पे अप्लाई होता है। अब अगर मैं दोनों को करता हूं मल्टीप्लाई, तो सर मेरे पास ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट कैंसल आउट हो जाता है। ऐसा, ये प्रॉफिट कैंसल आउट हो जाता है, और मेरे पास सर रह क्या जाता है कि ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी मेरे पास आ जाता है। वो क्या जी, ग्रोथ रेट है प्रॉफिट माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, अब इसको अप्लाई भी कर लेते हैं। ऊपर जाए जरा डाटा, किसी भी एक साल का डाटा ले लें, बेहतर है कि लेटेस्ट डाटा ले लें। 1360 ओपनिंग कैपिटल है, 272 मैं लिखता जाता हूं, ओपनिंग कैपिटल है 1360। ऐसा, सर मैंने प्रॉफिट बनाया है पूरे साल में 272 का। ठीक है जी, मैंने इसमें से डिविडेंड दिया है 163 का। तो अगर मैं ये फंक्शन लगाऊं तो मैं कहूंगा जनाब मेरे पास प्रॉफिट था 272 माइनस 163 डिवाइडेड बाय 1360 का ओपनिंग कैपिटल, और ये बराबर है किसके, ग्रोथ रेट के। तो अगर मैं इसको वर्कआउट करूं तो सर मैं कहूंगा जनाब 272 माइनस 163 डिवाइडेड बाय 1360, और ये मेरे पास आता है सर 8%। ऐसा जी, तो हमने सर ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का एक और फंक्शन सीख लिया कि अगर हमारे पास डाटा बहुत थोड़ा सा हो तो हम उस साल का प्रॉफिट माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओपनिंग कैपिटल करके भी ग्रोथ रेट मालूम कर सकते हैं। ये आपके सामने सारी चीजें। ठीक है जी, बढ़ जाए हम आगे। हमने 3 मेथड्स देख लिए हैं ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के। चले जी, चौथा मेथड भी देखते हैं हम। चौथा मेथड हमारे पास है मेथड डी, इसको मैं नाम दे रहा हूं ग्रोथ इन प्रॉफिट्स। अगर आपके पास डिविडेंड हिस्ट्री भी नहीं है, नहीं बताई एग्जामिनर ने आपको, सिर्फ 1 साल का डिविडेंड बताया, गॉर्डन्स मॉडल भी नहीं लग रहा, तो आप प्रॉफिट्स की ग्रोथ भी देख सकते हैं और कंसिडर कर सकते हैं कि जिस रेट से प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूं उसी रेट से डिविडेंड भी ग्रो कर रहा है। अब बताएं जी, अगर मैं ये कैलकुलेट करने जाऊं तो मेरा प्रॉफिट कितना है भैया, 200 रुपए का, और ये प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 272 तक पहुंच गया 4 सालों। 200 रुपए का प्रॉफिट, 200 रुपए का प्रॉफिट 272 रुपए तक पहुंच चुका है 4 सालों में। तो बताएं सर मेरे पास कितने परसेंट की ग्रोथ है ये। सर ये ग्रोथ आती है मेरे पास एग्जैक्टली 8%। तो मैंने सर एक छोटा सा फंक्शन और डिवाइस कर लिया, डिराइव कर लिया। वो फंक्शन क्या है जनाब, ग्रोथ रेट बराबर है लेटेस्ट प्रॉफिट या ईपीएस अर्निंग पर शेयर या प्रॉफिट पर शेयर या प्रॉफिट जो भी है, डिवाइडेड बाय
ओल्डेस्ट अर्निंग पर शेयर रेज टू द पावर 1/n - 1। ये इफेक्टिवली एक्सटेंशन है किस फंक्शन का कि ओल्डेस्ट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट रेज टू द पावर n इक्वल्स टू लेटेस्ट प्रॉफिट या ईपीएस। ठीक है जी, ये इसी फंक्शन का एक्सटेंशन है। तो आप इससे भी ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास ना तो डिविडेंड की हिस्ट्री है और ना गॉर्डन्स मॉडल लगाने की जगह बन रही है, आपके पास डाटा नहीं है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट्स की डिटेल दी हुई है बस। फिर आप एक काम और भी कर सकते हो, हमारे पास पांचवा मॉडल भी है, वो क्या जी, ग्रोथ इन नेट एसेट्स। आप ये भी कर सकते हो कि जो मेरे नेट एसेट्स हैं, जो मेरी इक्विटी का बैलेंस है, बुक वैल्यू है जो इक्विटी की, उसमें कितनी ग्रोथ आई है। सर मेरे नेट एसेट, गौर से सुनना, 1,000 रुपए के थे पहले साल के स्टार्ट पे, एंड पे नहीं, स्टार्ट पे, और 5वें साल के एंड पे ये हो गया 1469। 5 साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल, ऐसा, और 5वां साल। ठीक है जी, 5 साल में ग्रोथ आई है। सर तो पहले में 4 क्यों लिख रहे थे, क्योंकि ये सारी चीजें पहले साल के एंड से आप पिक कर रहे थे। अगर आप यहां से पिक करके यहां तक जाओगे तो 4 साल है, लेकिन अगर पहले साल के स्टार्ट से जाओगे तो ये 4 नहीं है, ये 5 साल बनते हैं। डन। तो मैं कह रहा हूं जी, मेरे नेट एसेट्स 5 सालों में 1,000 रुपए से 1,000 रुपए से मेरे नेट एसेट्स ग्रो करते करते 5 सालों में 1469 तक जा पहुंचे। तो सर मेरे पास इसमें जो ग्रोथ रेट आ रहा है वो आ रहा है एग्जैक्टली 8%। आप चेक कर लें इसको। ठीक है जी, अब बताएं सर, अगर मैं इसको समराइज करूं, इसके लिए कोई फंक्शन लिखूं, तो मैं कहूंगा जी ग्रोथ रेट बराबर है लेटेस्ट नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का मतलब होता है इक्विटी, फिर डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट नेट एसेट्स रेज टू द पावर 1/n - 1। समराइज फॉर्मूला ग्रोथ रेट निकालने का। अदरवाइज ये फॉर्मूला डेरिवेशन है किसकी, के ओल्डेस्ट नेट एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट रेज टू द पावर n इक्वल्स टू लेटेस्ट नेट एसेट्स। ठीक है जी, कर लोगे मेरे बच्चों। हमने ग्रोथ रेट के 5 फंक्शंस देख लिए। प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे पहली अगर मैं लिस्ट बनाऊं कि आपने प्रायोरिटी क्या रखनी है सर, priority in using functions for growth rates। आपने सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है डिविडेंड हिस्ट्री को, फिर आपने सर दूसरा, सर गॉर्डन्स मॉडल, सर और इफेक्टिवली तीसरा पार्ट है एक्सटेंशन ऑफ गॉर्डन्स मॉडल, और चौथी चीज है, चौथी और पांचवी मिला के आपके पास अदर मेथड्स। अदर मेथड्स का क्या मतलब है मेरे बच्चों, प्रॉफिट्स की ग्रोथ, और नेट एसेट्स की ग्रोथ। पक्का जी। सर ये ग्रोथ कैलकुलेट करने के हमने कई सारे फंक्शंस देख लिए, देख लीजिएगा सर इसको। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल देखते हैं इसके ऊपर। थैंक यू। चलिए जी, हम अपना आखिरी टॉपिक आज की क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो।
इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल से, और इसका वैक में क्या काम है ये भी आपको बताता हूँ। देखिए, अज्यूम करें मार्केट में दो कंपनीज मौजूद है, दोनों कंपनीज आपको ईपीएस अर्निंग पर शेयर कमा के दे रही हैं 5 रुपए और 5 रुपए, यानी मैं दोनों में से किसी कंपनी का भी शेयर खरीदूं, 5 रुपए की कमाई होगी साल की, सालाना, हर साल 5 रुपए कमा के देगी ये कंपनी मुझे, ठीक है। अब बताएं इस कंपनी को के शेयर को अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे सालाना इनकम कितनी होगी, 5 रुपए, अगले साल 5 रुपए, उसके अगले साल 5 रुपए, दोनों कंपनीज ऐसी है, ठीक है। मैंने दोनों कंपनीज की शेयर के पैसे पता किए, तो पता चला जी ये 75 रुपए का शेयर है, ये 60 रुपए का शेयर है, यानी कि 60 रुपए का शेयर खरीदो, एक दफा 60 रुपए दो, हर साल 5-5 रुपए की अर्निंग लेते जाओ। दूसरी कंपनी में भी एक साथ 75 रुपए दो, एक दफा पैसे पे करो, हर साल 5-5 रुपए लेते जाओ। यार मुझे एक बात बता दो, दोनों की अर्निंग सेम है, दोनों एक जितनी अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, तो फिर एक के पैसे कम एक के ज्यादा क्यों? सर इस वजह से कि इन्वेस्टर इसमें अपना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा, रिस्क फील कर रहा है, दूसरी तरफ ज्यादा पैसे देने को तैयार है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे थल कॉर्पोरेशन और एंग्रो है। मैं कहूं जी दोनों की अर्निंग्स बराबर है, आपने कहा जी अर्निंग है कितनी, मैंने कहा जी 5 रुपए पर ईयर, आपने कहा मैं 75 रुपए में शेयर खरीद लूंगा एंग्रो का, लेकिन मैं थल कॉर्पोरेशन के लिए 75 रुपए नहीं दूंगा, दोनों का अर्निंग बराबर है। मैं कहूंगा नहीं यार वहां मैं रिस्क ज्यादा फील कर रहा हूं, उधर मैं कम पैसे दूंगा, कम पैसे फंसाऊंगा मैं, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं, इन्वेस्टर अगर एक कंपनी की अर्निंग्स दूसरी कंपनी की अर्निंग्स के साथ कंपेयर करता है और वो दोनों बराबर है, तो लॉ ऑफ वन प्राइस, कौन सा लॉ ऑफ वन प्राइस, ये कहता है कि दोनों की मार्केट वैल्यू सेम होनी चाहिए। नहीं है सर, प्रैक्टिकली नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं आपसे कहूंगी प्राइस ओवर अर्निंग्स, 1 रुपए के ईपीएस के लिए आप कितने पैसे देने को तैयार हो, तो आप कहोगे जी प्राइस ओवर अर्निंग्स इज 15, प्राइस ओवर अर्निंग्स इज 12, यानी अगर मुझे एक मुर्गी एक अंडा साल का दे रही है तो वो मुर्गी मैं 12 रुपए खरीदने को तैयार हूं, और यहां पर मैं वो मुर्गी 15 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। तो इसका मतलब है 1 रुपए की सालाना अर्निंग के लिए आज शेयर कितने में खरीदने को तैयार हो। तो सर मुझे बताएं, जिस कंपनी का पी ज्यादा, प्राइस अर्निंग ज्यादा, उस कंपनी में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ज्यादा। यानी आपसे कहा जा रहा है एक मुर्गी एक अंडा साल का देगी, आपने कहा ये मुर्गी मैं 15 में खरीदने को तैयार हूं और ये वाली मुर्गी मैं 12 में खरीदने को तैयार हूं। सीधी सी बात है, जो आप 15 में खरीदने को तैयार हो उसमें आपका कॉन्फिडेंस कंपैरेटिवली दूसरी मुर्गी के मुकाबले में ज्यादा है। तो प्राइस अर्निंग जिस भी कंपनी का ज्यादा होता है, इन्वेस्टर उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करता है। अब बताएं सर वैक के लिए क्यों जरूरी है? देखिए पेपर में आपको वो देगा अर्निंग्स, ईपीएस, वो कहेगा जी ये कंपनी का ईपीएस है 5 रुपए, और फिर आपको बताएगा जी प्राइस अर्निंग है 15 रुपए। आपने एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकालनी होगी। अच्छा मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? सर अगर मैं पीई को ई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बच जाएगा, प्राइस बच जाएगा, मार्केट प्राइस बच जाएगी। तो इसका मतलब है सर जब भी मुझे सवाल में पीई और ई दिया होगा, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट कर लिया करूंगा। डन। तो मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट का फंक्शन क्या करने का फंक्शन क्या होगा, मार्केट प्राइस या प्राइस बराबर है किसके, पीई मल्टीप्लाई बाय ईपीएस, ऐसा। और दूसरे अल्फाजों में अगर आपको एग्जामिनर ईपीएस कैलकुलेट करने को कहे कि ईपीएस निकाल लो, तो बड़ा आसान है सर, आपने ईपीएस कैसे निकालना है? सर अगर मेरे पास ये फंक्शन है कि मेरे पास सर पीई बराबर है मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय ईपीएस, तो सर मैं ईपीएस अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? मैं कहूँगा जी मेरे पास मार्केट प्राइस यानी प्राइस डिवाइडेड बाय पीई रेशो, ऐसा इस तरह निकाल सकता हूँ। तो ईपीएस निकालने के लिए आपको क्यों देगा, डिविडेंड पर शेयर के लिए, कि जी एक शेयर का डिविडेंड कितना है आप वो ईपीएस से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। बाज़ औक़ात एक कंपनी अपनी सारी अर्निंग्स बांटती होगी, तो ईपीएस ही कंपनी का डीपीएस बन जाएगा, अर्निंग पर शेयर ही डिविडेंड पर शेयर बन जाएगा। खैर ये दो फंक्शन अपने जहन में रखिएगा कि कंपनी की अगर शेयर प्राइस आपको मालूम करनी है तो आप सर पीई को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ईपीएस से, इससे आपको एक शेयर की प्राइस मिल जाएगी। पक्का जी? अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करें और फिर क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। चलिए एक सवाल हमारे सामने, ये कह रहे जी थैमोस लिमिटेड या पीएलसी या जो पब्लिक लिमिटेड है, इज अ सक्सेसफुल फूड रिटेलिंग कंपनी
Over the last 5 years, it has increased its share price of the UK food retail market by 30%. ठीक है जी सर, पिछले सालों में इस कंपनी ने अपना मार्केट शेयर 30% तक बढ़ा लिया है फूड सेक्टर के अंदर। इट मेक्स नो यूज ऑफ डेट, इसके पास कोई डेट फाइनेंस नहीं है, सिर्फ इक्विटी है। ठीक है जी। एंड हैज ऑपरेशंस इंटायरली फाइनेंस फ्रॉम इट्स रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी इक्विटी से इसने अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस किया हुआ है। थेमोस करंटली हैज अ प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑफ 28। जी सर, इस कंपनी का पीई रेशो, इस कंपनी का पीई रेशो है 28, यानी 1 रुपए का अगर इसका ईपीएस है तो इन्वेस्टर 28 रुपए का ये शेयर खरीदने को तैयार है। ठीक है जी। कंपेयर्ड विथ फूड रिटेलिंग सेक्टर एवरेज ऑफ 19। हाँ भाई सर, हमारा जो फूड सेक्टर है उसका एवरेज 19 है कंपनीज का, लेकिन ये कंपनी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है कि इंडस्ट्री से बेहतरीन कंसिडर की जाती है। इसका पीई 28 है, 28 है, इंडस्ट्री में एवरेज जो है वो 19 है। अदर फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू द कंपनी आर एज अंडर। ठीक है जी। ईपीएस 2002 से बढ़ते 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 2006 में 35 रुपये 80 पैसे हो गई है, और 35 रुपये 80 पैसे कमा के दे रही है। 1 रुपए के लिए इन्वेस्टर 28 रुपये देने को तैयार है। अगर एक रुपए की ईपीएस है तो कंपनी के इन्वेस्टर 28 रुपये देने को तैयार है। 35 रुपये की ईपीएस पे मार्केट वैल्यू क्या बननी चाहिए? 35.8 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। डिविडेंड्स कंटिन्यूसली सर 4.86 से 11 रुपए तक जा चुके हैं। बुक वैल्यू पर शेयर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अब वो कह रहे जी एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के ई निकालना जी, यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। ठीक है जी, और यूजिंग गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, यानी सर आपसे वो कह रहा है कि ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए डिविडेंड की हिस्ट्री यूज करें या ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए गॉर्डन्स का मॉडल यूज करें। दोनों मॉडल से मुझे के ई निकाल के दें। चलो जी, हम क्या काम करते हैं जनाब, सबसे पहले हम मालूम करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी थ्रू डिविडेंड हिस्ट्री। सर मेरा डिविडेंड ग्रोथ रेट मालूम करने के लिए, सर डिविडेंड मेरा जो है वो 4.86 रुपये से बढ़ता बढ़ता कितने सालों में, 1, 2, 3 और 4 सालों में 11 रुपए तक पहुंच चुका है। 4.86 रुपये का डिविडेंड 4 सालों में ग्रो करता हुआ 11 रुपए तक पहुंच चुका है। ठीक है जी। अगर मैं इस फंक्शन को रीअरेंज करूं तो ग्रोथ बराबर है सर 11 रुपए डिवाइडेड बाय 4.86 रेस टू द पावर 1/4 -1। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको वर्कआउट करूं, 11 डिवाइडेड बाय 4.86 रेस टू द पावर 0.25 -1, दिस इज 22.65% की ग्रोथ रेट। दिस इज अ मैसिव ग्रोथ रेट, ये एक इंतहाई बड़ा ग्रोथ रेट है, आमतौर पे ऐसा होता नहीं। ठीक है जी, चलिए निकाल लिया हमने ग्रोथ रेट। अब हमने के ई निकालना है, तो के ई कैसे निकलेगा जी, इसी फंक्शन से के ई निकालने जाऊं तो के ई बराबर है डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। अच्छा, प्राइस सवाल में दी हुई है कहीं? नहीं, प्राइस हम मालूम कर लेते हैं। सर हमारी जो सेकंड कैलकुलेशन होनी चाहिए वो प्राइस के लिए होनी चाहिए। सर प्राइस हम मालूम करेंगे किससे? पी रेशो से। सर मेरे पास पी नॉट बराबर है पी ई रेशो मल्टीप्लाई बाय ईपीएस। अच्छा, पी रेशो है कितना जी? 28। ईपीएस है कितना? 35.8। 28 मल्टीप्लाई बाय 35.8, ये आ गया मेरा पी नॉट। बनाया सर कितना आ रही है? 28 मल्टीप्लाई बाय 35.8, यह आता है सर मेरे पास 1002.40 रुपये। एक शेयर इतना महंगा है सर इस कंपनी का। डन हो गया जी। अब बताएं सर, दोनों चीजें पता चल गई। अब मैं के ई मालूम करने जा रहा हूं। सर डिविडेंड कितना आखिरी? 11 रुपए। 1 प्लस ग्रोथ रेट 22.65 डिवाइडेड बाय सर पी नॉट 1002.40 रुपये, ग्रोथ रेट 22.65%, ऐसा ये मेरे पास बराबर है के ई के। अब बताएं अगर मैं इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी वर्कआउट करूं
तो 11 इंटू 1.2265 डिवाइडेड बाई 1002.4 प्लस 0.2265, यह आता है सर मेरे पास 24%। के आता है मेरे पास 24%। ठीक है जी। अच्छा, प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतना बड़ा ग्रोथ रेट होता नहीं है और उसके ऊपर के 24% आ रहा हो, लेकिन खैर एग्जाम का सवाल है, ये ICAW का क्वेश्चन है तो हमने देख लिया सर। अब बड़े सर हमारे पास एक तरीका तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड हिस्ट्री से निकालने का। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं गॉर्डन्स मॉडल से। जी, गॉर्डन भाई हमें ये कहते थे कि ग्रोथ रेट बराबर है दो चीजों की, बी इंटू आर। बी का मतलब गॉर्डन भाई ने ये बताया, बी है हमारे पास रिटेंशन रेशो, और रिटेंशन रेशो का फंक्शन क्या है, प्रॉफिट या ईपीएस माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। आर क्या है सर हमारे पास, आरओई। आरओई है सर हमारे पास प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। अब बताएं सर मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिविडेंड है 11 रुपए और अर्निंग पर शेयर है 35 रुपए 80 पैसे। तो इससे पहले रिटेंशन रेशियो में निकाल लेता हूं। 35 रुपए 80 पैसे का मेरा प्रॉफिट है पर शेयर, इसमें से मैंने 11 बांट दिया है डिवाइडेड बाय 35 रुपए 80 पैसे। कैलकुलेट करें जी, 35 माइनस 0.8 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 35.8, ये मेरे पास मेरे बच्चों आता है 69.27। ये आ गई सर मेरे पास रिटेंशन रेशो। अब मैं निकाल रहा हूं सर मेरा आरओई। आरओई के लिए सर मुझे चाहिए प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट तो मुझे पता है सर 35.8 है पर शेयर, करंट ईयर का प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल के लिए मुझे लास्ट ईयर का क्लोजिंग बुक वैल्यू पर शेयर चाहिए, क्लोजिंग बुक वैल्यू पर शेयर लास्ट ईयर का, इस साल का नहीं है, इस साल का नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये मेरे पास क्या होना चाहिए, 165, 190 नहीं, 190 इस साल का क्लोजिंग है, 165। यह आता है सर मेरे पास 21.7। अब इससे ग्रोथ रेट निकाल लेते हैं सर, दोनों को क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास ग्रोथ रेट आ जाएगा कितना जी, मल्टीप्लाई 0.6927, यह आता है सर मेरे पास 15.03। धनी जी 15.03 मेरा ग्रोथ रेट आ गया। अब सर मार्केट वैल्यू आपको पता है एक शेयर की कितनी है, आपको पता है सर के मालूम करने के लिए मार्केट वैल्यू आपको पता है कितनी जी, एक शेयर की मार्केट वैल्यू 1002 है, तो आप के आराम से मालूम कर सकते हैं आप, डिविडेंड इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। तो सर अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास के कितना है मुझे नहीं पता, 11 रुपए का डिविडेंड है, ग्रोथ रेट मेरे पास है 15.03 डिवाइडेड बाय प्राइस कितनी है जी 1002.4 प्लस 15.03। अब बताएं सर मेरे पास के कितना आ रहा है, सर मेरे पास के आ रहा है सर 16.29%। अब देखिए दोनों के कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है जी, इसलिए कहा जाता है कि डिविडेंड की हिस्ट्री को फॉलो किया करें, वो ज़्यादा बेहतर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए और डिविडेंड की हिस्ट्री से ग्रोथ रेट मालूम करने का तरीका है। तो आपने देख लेना सर, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका PDF तो आपको मिल ही रहा है।
सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, ठीक है जी। सर आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमने आज की क्लास में जो ग्रोथ मॉडल है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, वो हमने देखा। उसमें डिविडेंड की हिस्ट्री से ग्रोथ रेट निकालना सीखा, गॉर्डन के मॉडल से ग्रोथ रेट निकालना सीखा, एक्सटेंडेड वर्जन देखा गॉर्डन्स का। फिर हमने सर नेट एसेट्स और प्रॉफिट से भी ग्रोथ रेट निकालना सीखा। हमने ठीक ठाक सवालों की प्रैक्टिस की। थैंक यू वेरी मच।